आप सभी को शुभ संध्या मेरे प्यारे दोस्तों। और यहाँ पर हम देख पा प्रतिपुष्टि चाहेंगे आवाज की। और अगर आप मरिया जी को देख पा रहे हैं ठीक प्रकार से तो एक दबाकर पुष्टि कीजिए। धन्यवाद। तो ये आपकी प्रतिपुष्टि के बाद अब हम लोग शुरू कर सकते हैं। और मुझे ये भी पता है कि आज बहुत सारे लोग YouTube चैनल के साथ भी जुड़े हुए हैं। और हम लोग शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और क्या हम शुरू कर सकते हैं? तो चलिए, आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। और ये ब्लॉकचेन पर हमारा अगला सत्र, और ये क्रिप्टो यूनिट के बारे में और एक्सचेंज का अनावरण या लॉन्च के बारे में, जहां पर हम लोग अपने जो टोकन है उनका हस्तांतरण कर सकते हैं। मेरा नाम मरिया अंतोनियन क्या है और मैं ब्लॉकचेन विभाग की प्रमुख हूं। मैं लिथुआनिया में इस समय स्थित हूं। और मेरी जो टीम है आईटी की वो भी यहाँ पर इस समय जो लॉन्च की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, सेटअप की तैयारी कर रहे हैं। और हम अपनी एक्सचेंज और अपने ब्लॉकचेन की प्रौद्योगिकी को हम तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ पटाखे छूट रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर 23 फरवरी को रशिया में एक छुट्टी थी। और यहाँ पर छुट्टी थी कि मातृभूमि के बचाव के लिए छुट्टी थी। और हम लोगों ने एक्सचेंज को उसी दिन हम लोगों ने शुरू किया। आधे घंटे के लिए हम लोगों ने उसको शुरू किया। और हम लोगों ने देखा कि जो पासवर्ड थे एक्सचेंज के लिए वो थोड़े से ज्यादा जटिल हो गए थे। और बहुत सारे जो हमारे सहयोगी थे उन लोगों के पासवर्ड जो थे वो वो ठीक से नहीं उस चीज को एंटर कर पा रहे थे। और वो जब लिंक जो उनके पास ईमेल में आया था उसके मदद से वो लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोगों ने हालांकि जो पंजीकरण था अपना उस चीज को ठीक से समझा। और उसके बाद उन्होंने ब्लॉकचेन तक अपनी पहुंच बनाई। लेकिन जो लोग थे वो जो कहीं ना कहीं इन जटिलताओं में फंस गए वो अपनी पहुंच एक्सचेंज तक नहीं बना पाए। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फिर इसको आधे घंटे के बाद पंजीकरण को रोक दिया। और उसके बाद हम लोगों ने उसकी प्रक्रिया को थोड़ा सा सरल किया और फिर से हमने आधे घंटे के लिए खोला। लेकिन उस दौरान हम लोगों ने पूर्ण रूप से घोषणा नहीं की, सार्वजनिक घोषणा नहीं की। तो हम लोग जो इसका प्रशिक्षण कर रहे थे, पंजीकरण की जो प्रक्रिया थी उसका जो हम प्रशिक्षण कर रहे थे वो छोटे छोटे बैचेस में कर रहे थे। और 23 फरवरी को हम लोगों ने 1 घंटे के लिए हम लोगों ने एक सत्र खोला, एक खिड़की खोली और 200 लोग जो थे उसके अंदर पंजीकृत हुए। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये उनके पास लिंक कैसे पहुंचा। तो ये इनको इन लोगों को हम लोग प्रशिक्षण के लिए हम लोगों ने इनको अपना इनके ईमेल में हम लोगों ने लिंक भेजा था। और उसके बाद उन्होंने पंजीकरण किया। तो सभी लोगों ने इकट्ठे से पंजीकरण तो नहीं कर पाए। लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि जो हम लोगों की पहुंच है हम उसको थोड़ा सा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो प्रोग्रामर्स, जो आईटी टीम जिन्होंने सॉफ्टवेयर कोड को बनाया था इस एक्सचेंज के लिए, उन्होंने
उनके पास अभी भी इस चीज की पहुंच बनी हुई है, और उन लोगों ने उस कोड का हस्तांतरण जो है वो हमारी टीम को दे दिया है। और हम लोगों ने एक टीम बनाई है ताकि ये जो टीम है वो एक्सचेंज का समर्थन कर सके। ये आईटी की टीम है, और इसके अंदर वो कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पर बदलाव जो है वो बंद हो चुके हैं। इस एक्सचेंज के लिए हम लोग जो हम कर सकते थे हम कर चुके हैं। हम लोग देर देर रात तक हम काम कर रहे हैं। हम लोग थक गए हैं, जैसे मैराथन, जैसे जो मैराथन दौड़ते हैं वैसे धाविकों की तरह हम लोग काम कर रहे हैं। और वाकई अब हम थक गए हैं, और मुझे लगता है कि अब हम लोग जो है ये पंजीकरण को एक और प्रशिक्षण का राउंड हम लोग करेंगे, और उसके बाद हम इसको देखेंगे कि जो हमारी जो पुरानी टीम थी जिसने डिजाइन किया था, वो उन लोगों की पहुंच जो है वो अब खत्म हो जाएगी ब्लॉकचेन तक। तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि एवरेज एजेंट जो है वो ये नहीं कह सकते कि ये हमारी एक्सचेंज है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, पर हम अपेक्षा कर रहे हैं कि कल मॉस्को भोजन दोपहर के भोजन के समय तक हम लोग ये पंजीकरण सभी के लिए सार्वजनिक रूप से खोल देंगे। और जो ये जो पंजीकरण है, जो इन अगर आप अपने इस बटन को दबाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, पंजीकरण के लिए, तो और यदि उस समय जो पंजीकरण करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हुई, तो ये एक अस्थाई रूप से आपके लिए ये जो विकल्प है ये नहीं चलेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है कि कहीं जो जो गूगल क्लाउड है उसको ये डीडोस अटैक ना माने, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही क्षण में वहां पे पंजीकरण करने पहुंचेंगे। तो इसीलिए ये आप जो है आप जब आप पंजीकरण करेंगे तो आप ध्यान दीजिए कि आप मॉस्को टाइम के दौरान 10 बजे सुबह से लेकर 8 बजे शाम तक आप पंजीकरण कीजिए, ताकि हम लोग जो हैं आपके साथ, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हम उस प्रक्रिया को देखरेख अपनी निगरानी में उसको कर सकें। रात में और सप्ताहांत में ये पंजीकरण सक्रिय नहीं होगा, और सोमवार तक आते आते ये जो जितनी भी सेवाएं हैं ये पूर्ण रूप से काम करनी शुरू कर देंगी। और उसके बाद जो यूनिटेक्स वन वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जो है वो बढ़ जाएगा और उसको बढ़ा दिया जाएगा। तो और महाद्वीप जैसे यूएसए और कॉन्टिनेंट का और ऑस्ट्रेलिया के लिए ये बहुत अलग सी बात होगी, क्योंकि उसके अंदर वो उस समय 8 से लेकर जो माफ कीजिएगा 10 से लेकर 8 बजे तक मॉस्को टाइम, मतलब ये लोग उस समय सो रहे होंगे। तो आपको ये बताऊं कि ये जो छोटी सी जो प्रतिबंध जो हम लोगों ने ये लगाए हैं ये सोमवार तक हैं, और सोमवार के बाद आप पंजीकरण जो है वो 24 घंटे कर सकते हैं। और इस वेबसाइट को जाने के लिए ये लिंक जो है जो आपको दिखाई दे रहा है वो होगा, लेकिन जो पंजीकरण और जो ईमेल और जो पासवर्ड है ये सब जो है ये डिलीट कर दिए जाएंगे। और इसीलिए जो एक्सचेंज है वो उसका अनावरण जो है जो जो लॉन्च है उसका शुरुआत से उसका लॉन्च होगा, और आपको फिर से आपको पंजीकरण करना पड़ सकता है। तो हम लोगों ने बहुत कुछ ऐसे कदम रखे हैं जो आपको करने हैं कि एक्सचेंज पर पंजीकरण करने के लिए आपको बहुत ही सरल सेटअप दिया जा रहा है। सरल से कदम उठाने हैं आपको। कोई प्रश्न उत्तर नहीं भरने हैं जैसे आपको भुगतान प्रणाली के लिए करने थे। और हम लोग इस समय जो है आपके पते के लिए भी हम लोग पुष्टिकरण नहीं पूछ रहे हैं। आपको सिर्फ
और सिर्फ आपको जो करना है पुष्टिकरण के लिए वो ये है कि आप एक अच्छी क्वालिटी का वीडियो पूरी पूरी रोशनी में बनाइए, और पासपोर्ट की एक जो फोटो है वो एक अच्छे से आप जो है उसको उसकी पिक्चर लीजिए, पासपोर्ट की एक अच्छी पिक्चर लीजिए और उसको जो है आप अपलोड कीजिए। माफी चाहेंगे क्योंकि हमें लग रहा है कि हमने तकनीकी खराबी की तरह से मरिया की आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही है। लीजिए, ये वापस आ गए। तो जिनके पास दूसरे देशों के पासपोर्ट हैं और उनको हम लोग चाहेंगे कि उनके अंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट हम लोगों को चाहिए। यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, और लेकिन मैं यहाँ पर मुझे मालूम है कि अभी तकनीकी खराबी हुई, मैं ऑफिस में ही हूँ इस समय तक, और ये इस कारण थोड़ा सा इंटरनेट जो है वो थोड़ा सा धीरे चल रहा है। तो हाँ, हम पासपोर्ट की बात कर रहे थे। अगर आपके पास अंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट है तो आपका पुष्टिकरण बहुत शीघ्र और बिना किसी दिक्कत के हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ रूसी पासपोर्ट है, या ये देखिए, ये सभी देशों के लिए नहीं है। एस्टोनिया के पास मेरे ख्याल से के पास एक अनुबंध है, एक कानूनी अनुबंध है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी अनुबंध है, और एस्टोनिया जो है वो रूसी पासपोर्ट और यूक्रेनियन और बेलारूसियन पासपोर्ट को मान्यता देता है, और मान्यता देता है CIS पासपोर्ट के। तो ये जो यहाँ पर है आपके पासपोर्ट के का एक आधिकारिक अंग्रेजी अनुवाद होना चाहिए, और ये एक अनुवादक एजेंसी द्वारा हुआ होना चाहिए, और ये ऐसी एक अनुवादक एजेंसी होगी जिसको मान्यता दी हो। तो आपको ये खुद आपको अनुवाद नहीं करना है, बल्कि आपको एक मान्यता प्राप्त अनुवादक एजेंसी से आपको इसको अनुवाद कराना है, और इसके बाद आप अपना पासपोर्ट जो है अपने अनुवाद के साथ अपलोड कर सकते हैं। अगर आप इसकी अनुवाद को नहीं, अंग्रेजी अनुवाद को नहीं डाल अपलोड करते हैं, तो ये मान्यता नहीं आगे बढ़ेगी। तो और ये जो पुष्टिकरण है फिर वो जो है वो शीघ्र नहीं होगा। तो अब मैं आपको बताऊं, जिनके पास अंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट है उनके लिए जो पुष्टिकरण है वो एकदम हो जाएगा। लेकिन जिनका अनुवाद हुआ होगा पासपोर्ट का, तो जो ऑफिसर हैं वो वहां बैठकर मैनुअली उस चीज को अपने आंखों से उसको करेंगे। तो दोस्तों, तो ये जो दस्तावेज है, ये जो दस्तावेज जो पुष्टिकरण के लिए आपको चाहिए, अगर वो ठीक प्रकार से अनुवादित हुए हैं, तो तो आपको जो दस्तावेज देने हैं वो दस्तावेज वो हैं, उन दस्तावेज जिनसे आप बाहर घूमने, अपने देश से बाहर घूमने जा सकते हैं। तो अगर आपका बेलारूस पासपोर्ट है और अगर आप वहां पर एस्टोनिया जा सकते हैं, तो ये पासपोर्ट आपको चाहिए। तो अगर आपके पास कोई स्थानीय पासपोर्ट है और उसके अंदर एक पृष्ठ जो है वो अंग्रेजी का है, और उससे आप बाहर घूमने या अपने देश के बाहर नहीं जा सकते हैं, तो दोस्तों ये जो है आपका जो ये दस्तावेज है, ये पुष्टिकरण के लिए नहीं मान्य होगा। तो दोस्तों, अगर आप अंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट देते हैं, और ये जो पासपोर्ट है ये एक अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज माना जाता है, इसको अंतरराष्ट्रीय यात्रा दस्तावेज माना जाता है, तो ये आपको उसी समय आपका पुष्टिकरण कर देगा। और दूसरे देशों के लिए अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं,
और हमारे बहुत सारे जो पार्टनर्स हैं वो भारत से, जो उनके प्रश्न हैं, उनके पास आईडी कार्ड है जिसका नाम आधार कार्ड है। और ये जो कार्ड है, ये कार्ड आधार कार्ड मान्य नहीं है। मैं फिर से बता दूं, आधार कार्ड मान्य नहीं है, क्योंकि ये जो है, ये दस्तावेज एक पृष्ठ के ऊपर प्रिंट होता है और एक क्यूआर कोड होता है, नाम होता है, लेकिन ये एक पृष्ठ के ऊपर प्रिंटेड होता है और उसके बाद उसको काटा जाता है और उसके बाद जो ये दस्तावेज है, इसको एक कार्ड को के आधार पर बनाकर इसको लेमिनेट किया जाता है और इसको बहुत आसानी से इसकी नकल या इसको एक झूठा दस्तावेज बनाया जा सकता है। तो इसीलिए ये जो आधार कार्ड है, आप इसको हम मान्य नहीं मान रहे हैं। तो अब ये जो पुष्टिकरण है इस दस्तावेज का, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये पुष्टिकरण नहीं हो सकता है। और ये इसका प्रिंट आउट निकालकर इसको जो है आप लेमिनेट करा देते हैं। इसके अंदर कोई बारकोड नहीं है, कोई इसके अंदर एम्बॉसिंग नहीं होती है, कोई ऐसा कोई कोड नहीं होता जैसे कि बैंक कार्ड के अंदर माइक्रोचिप होता है, या ये पता चलता है कि ये जो है ये नकली दस्तावेज नहीं है। तो आपके अगर मैं कहूं तो आपके जो जो ड्राइविंग लाइसेंस हैं वो भी मान्य नहीं है। और यही कारण है कि ये दस्तावेज, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, ये मान्य नहीं है और इनका कोई पुष्टिकरण नहीं हो सकता है। हम लोग ये नहीं पता कर सकते हैं कि ये सही हैं या ये झूठे हैं। और सिर्फ अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज जिनसे आप एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं, जो कि आपका अंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट है, वो ही आपका जो है ये दस्तावेज आपका पुष्टिकरण के लिए चलेगा। तो अब हम वापस आते हैं क्रिप्टो, हम अपने एक्सचेंज के ऊपर। तो ये हम लोगों ने हमने 20 तारीख को ब्लॉकचेन के साथ हम लोगों ने 15 मिनट के लिए शुरू किया और हम लोगों ने 7 लाख अकाउंटों का सिंक्रोनाइजेशन किया। और जो सीआरयू के जो शेष राशि थी, हम लोगों ने 8,73,000 अकाउंट्स को हमने सिंक्रोनाइज किया है। और ये जो प्रक्रिया है सिंक्रोनाइजेशन की, हम लोग इस चीज की ये अपेक्षा कर रहे हैं कि पूर्ण रूप से सिंक्रोनाइजेशन जो है वो शनिवार तक पूरी हो जाएगी। लेकिन हमें उसकी पुष्टि करने के लिए कुछ समय चाहिए होगा, क्योंकि जो हमारी टीम है जो इसके ऊपर काम कर रही है, वो एक और बार इस चीज का पुष्टिकरण करेगी कि सभी अकाउंटों का जो सिंक्रोनाइजेशन है वो सही प्रकार से हो गया है। और कुछ जैसा कि आपको पता है कि हर जो शेष राशियां हैं वो सही तरीके से सिंक्रोनाइज हो गई हैं। और बैक ऑफिस के अंदर जब आपको एक जादुई बटन दिखाई देगा कि आप जो है आपका पंजीकरण खुला है और आप पंजीकरण कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो समय है, ये जो जो बटन है, ये हम लोग जो पूरी टीम जो है ये काम कर रही है। और सिंक्रोनाइजेशन जो है वो शनिवार तक पूरी होगी और सोमवार तक आपके पास ये जादुई बटन जो है वो सक्रिय हो जाएगा। और उससे पहले ये जादुई बटन सक्रिय नहीं होगा। तो मैं आपसे विनती करूंगी कि आप समर्थन सेवाओं के ऊपर जाकर बार बार ना पूछें कि ये बटन कब सक्रिय होगा। दूसरी चीज, आप सभी निर्देशों को ठीक से पढ़िएगा। और अगर आपका जो बटन सक्रिय हो जाता है और कल को अगर आप अपने पासवर्ड्स भूल जाते हैं
तो ये एक आपदा हो जाएगी। हम लोगों ने एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो बनाया है और मुझे मालूम है कि ये रूसी भाषा के अंदर ये वीडियो तैयार है। हम लोगों ने टेस्ट सर्वर को मद्देनजर रखते हुए इस वीडियो को बनाया है। तो ये जो मैंने जो ये डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो था, इसके अंदर बहुत स्पष्ट रूप से बताया था कि हमें अब आगे क्या करना है। तो चलिए आइए अब अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और अब हम लोगों को अपने सारे टोकन के बारे में पता ही है, तो आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और ये एक और स्लाइड, क्योंकि हम लोगों को इस स्लाइड में का भी हमें पता है। तो ये हमारा जो पोर्टफोलियो है, ये हमारा जो CRU जो बैक ऑफिस में जो दिखाई देगा, ये बटन आपको दिखाई देगा जिसके अंदर ये होगा कि आप अपना बीज मंत्र या सीड फ्रेज जो है वो आप उसको शुरू कर सकते हैं। तो जैसे ही आप उस बटन को दबाएंगे और आपके पास देखेंगे कि बाएं हाथ के ऊपर आपके 12 शब्द दिखाई देंगे। और ये जो 12 शब्द हैं, जो एक महत्वपूर्ण चीज है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक स्लाइड पीछे चलते हैं जिसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक वॉलेट एड्रेस होगा। ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के बिल्कुल बाजू में लिखा हुआ है वॉलेट एड्रेस GSHULUUERSTE। ये आपके हर एक का अलग अलग वॉलेट का पता होगा और ये कभी भी नहीं बदलेगा और ये पूरी जिंदगी आपके साथ चलेगा जब तक आप इस वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो वॉलेट है, इसके अंदर अंक और वर्णमाला के अक्षर हो सकते हैं। तो जब आप इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, उससे पहले आप लिख लीजिए ये वॉलेट के पते को, या आप पिक्चर ले लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप इसको कहीं पर भी अच्छे प्रकार से सुरक्षित तरीके से लिख सकते हैं, या एक माइक्रोसॉफ्ट फाइल के ऊपर आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ताकि आपके पास ये वॉलेट एड्रेस हमेशा के लिए रहे। और उसके बाद ही आप ये हरा बटन दबाइए कि जो 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 सीड फ्रेज है उसको आप जो है आप उसको बना सकें, तो उसका सृजन कर सकें। तो आप जो है ब्लॉकचेन के ऊपर जा सकते हैं, इस वॉलेट एड्रेस के को आप कॉपी कर सकते हैं और आप उसके ऊपर पुष्टि कर सकते हैं कि कितने CRU अंक जो हैं वो ब्लॉकचेन के ऊपर हस्तांतरण या माइग्रेट किए गए हो सकता है कि यहाँ पर जो आपको CRU अंक हैं वो आपको विभिन्न दिखें, और ये मैं आपको बता रही हूं कि ये अलग अलग हो भी सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो जो अनफ्रोजन यानी कि जो जो अनफ्रीजिंग CRU हैं, वो उनकी जो मात्रा है वो आपको अलग अलग दिखेगी। क्योंकि इसको करने के लिए हम लोगों ने एक स्क्रिप्ट बनाई थी, और वो स्क्रिप्ट जो थी जब चली और वो ये पुष्टि करती रहती है कि इसके अंदर, इस अकाउंट के अंदर ये जो जो अकाउंट है उसके अंदर अनफ्रोजन अनफ्रोजन CRU हैं कि नहीं है। तो वो स्क्रिप्ट जो थी वो पिछले महीने से नहीं चल रही है। तो इसीलिए आपको ये हो सकता है कि आपके पास CRU अंक जो हैं और आपके बैक ऑफिस में और जो ब्लॉकचेन के अंदर उसकी मात्रा विभिन्न हो सकती है। और ब्लॉकचेन जो है वो उनको अनफ्रीज करना शुरू करेगा शुरुआत से। तो ये अनब्लॉकिंग जो है, ये आपको, ये जो पूरी की पूरी जानकारी मैं ये दे रही हूं, आपकी जानकारी के लिए दे रही हूं। आपके ब्लॉकचेन वॉलेट के ऊपर हो सकता है कि आपके पास थोड़े ज्यादा अनफ्रोजन CRU हो। आपको उसको आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, बैलेंस को, शेष मात्रा को, और आप जब उसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये जो वीडियो मैंने बनाया है, आप इसको 10 बार देखिएगा।
और इसको ना, और जब तक आप इसको 10 बार नहीं देख लेते हैं, याद नहीं कर लेते हैं, तो ये हरा बटन तब तक मत दबाइएगा। तो मैं आपको डरा रही हूं कि आप इसको मत कीजिएगा। ये डरना ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप समर्थन सेवा के ऊपर जाकर जाएं और कहें कि ये जो बीज मंत्र है या जो सीड फ्रेज है आपने उसको खो दिया है और वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब आप जब ये बटन दबाएंगे तो आपको ये अक्षर दिखेंगे, 12 अक्षर दिखेंगे, और उसके बाद आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, आप एक पृष्ठ के ऊपर लेखनी से लिख सकते हैं, इसको प्रिंट स्क्रीन कर कर आप अपने पास रख सकते हैं। तो जब ये सारी चीजें आप देख लेंगे, इनको लिख लेंगे, ये 12 शब्दों को आप, जैसे आप दिखाई दे रहे हैं ये 12 शब्द, और यहाँ पर ये जो शब्द हैं ये आप देखेंगे तो इनके आगे एक क्रॉस लगा हुआ है जो कि लाल रंग का है। और अगर आपने यहाँ पर जो जो हरा बटन अगर आपने दबा दिया, और और अगर आप जब ये डालेंगे तो ये देखिए, ये कर्म कर्म अनुसार आपको डालना है। और मैंने जब टाइपिंग करते हुए मैंने एक शब्द को छोड़ दिया था, तो ये क्रम अनुसार आपको यहाँ पर टाइप करना है, और आप इसके बाद जो है इसको आप बैक कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप पीछे जा सकते हैं। मैं आपको फिर बता दूं कि आपके पास एक ही बार ये स्क्रीन आएगी, आपको इसके क्रमानुसार आपको ये शब्द लिखने हैं, और उसके बाद अगर आप ये हरा बटन दबा देते हैं तो इसके बाद आपको ये कभी भी ये 12 शब्द पूरी जिंदगी में कभी नहीं दिखेंगे। So by that, you need to really prepare to that time when you have to write down those words, 12 seed words. It's like getting ready to fly to the moon. So इसको आपको लिख के ही रखना है और अच्छे से सुनिश्चित करना है कि आपको register or open your wallet from a phone or in a place with bad internet connection. Or do not do it in a public place like cafe, restaurant, office with lots of people in there who someone might peek into your seed phrase. Or if it's a public Wi-Fi network like in airports, cafes and restaurants, is not secure at all. Do it at home. And even if on Monday you are on your way, you're driving, or someone else's home. और अगर आपको ये जानकारी प्राप्त होती है कि आपके बैक ऑफिस में ये हरा बटन आ चुका है तो आप उसको दबाने की जल्दी मत कीजिएगा। आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो आप रुक जाइएगा और आराम से करिएगा, इसको कोई बहुत जल्दी मत करिए, आराम से सुरक्षित रूप से घर पहुंचिए, और उसके बाद आप जो है आप अपने बैक ऑफिस में आइए, उसकी पिक्चर लीजिए, उसको लिख लीजिए, ताकि एक भी शब्द जो है वो ना मिस ना हो, क्रम ठीक प्रकार से आप लिखें, उसके जो स्पेलिंग है वो भी ठीक प्रकार लिखें, तब जाकर ही आप उसको अगली स्क्रीन के ऊपर जाएं। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं लोग कि क्या हमें वीआईपी क्लब की सदस्यता लेनी पड़ेगी इसके लिए? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको वीआईपी क्लब की सदस्यता नहीं लेनी पड़ेगी। और तो दोस्तों यहाँ पर ये जो सीड फ्रेज है, ये सीड फ्रेज कंपनी द्वारा इसको नहीं सुरक्षित किया जाएगा उनके अपने सर्वर के ऊपर, कंपनी के सर्वर के ऊपर, क्योंकि ये सुरक्षा कारणों की वजह से, क्योंकि ये जो कंपनी का सर्वर है इसके ऊपर हो सकता है कि ये कभी हैक हो जाए। और साथ ही साथ इसमें आपको मैं ये भी बताऊं कि हमारे जो आईटी के जो स्टाफ है, जो लोग काम करते हैं, उनके ऊपर भी उनकी जान का खतरा है, क्योंकि लोग जो हैं उनको जानते हैं, और अगर कंपनी के सर्वर के ऊपर
सभी अकाउंट्स के सीड फ्रेज की पहुंच है, तो कोई भी उनकी कनपट्टी के ऊपर जो है वो बंदूक रखकर उनसे पूछ सकता है कि ये सीड फ्रेज मुझे बता दीजिए। तो इसीलिए हम लोगों ने ये जो सीड फ्रेज है, ये सीड फ्रेज जो है हम लोगों ने अपने सर्वर के ऊपर नहीं रखे हैं। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूं कि ये सीड फ्रेज आपको बहुत ध्यान से रखने हैं, अपने पास रखने हैं। तो कोई भी ब्लॉकचेन का जो कोई भी जो ब्लॉकचेन है उसका जो पासवर्ड है उसको आपको ठीक से संभाल के रखना है। और जी हाँ, हमें शुरू में पता था कि आधे से ज्यादा जो हमारे भागीदार हैं वो वृद्ध लोग हैं जिन्हें समस्याएं आ सकती हैं आईटी के साथ या तकनीकों के साथ। उन्हें मुश्किल हो सकती है अपने पासवर्ड को संभालने में। और हमने ये भी सोचा कि हम कुछ ऐसा क्यों ना करें कि जिससे ईमेल के माध्यम से सामने वाला रिस्टोर कर सके। लेकिन जब हमने ब्लॉकचेन को यूरोपियन ऑडिटिंग कंपनी के पास बात करी इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते हैं और किसी भी स्थिति में आप ये नहीं कर सकते, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। और स्विस टीम ने कहा कि आप कर सकते हैं इसे स्टोर, और जो रशियन टीम है वो भी कहते हैं कि आप भी कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे कमजोर कड़ी है पूरे ब्लॉकचेन की वॉलेट में, और ये इसके लिए आपको कोई भी स्टोर नहीं करके देगा, या आपका व्यक्तिगत जिम्मेदारी की बात है। अब आप कल्पना करिए कि अगर आप किसी बैंक में जाते हैं और आपके देश का वो बहुत ही बड़ा बैंक है, और वहां पे अगर आपको अपना बैंक कार्ड मिलता है और अगर आपके पास पिन कोड आता है अपने एनवेलप में जो आप प्राप्त करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? आप वो जो हरे रंग का ग्रे बार होता है और उसको आप स्क्रैच करते हैं और नीचे क्या मिलता है? आपको अपना पिन कोड मिलता है। आप कल्पना करें कि इसी प्रकार के जो डायरेक्टर है बैंक का, उसने बड़े सारे मिलियन इस प्रकार के पर्चे लोगों को भेज दिया, और अगर उसके पास आपके बैंक डायरेक्टर के पास अगर आपके सभी मिलियन पिन कोड हो, तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे बैंक डायरेक्टर के पास और उससे बोलेंगे, अरे मैं तो अपना पिन कोड भूल गया, क्या आप मुझे मेरा पिन कोड दे सकते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी जो बैंक कार्ड है जो भी वो पिन कोड जारी करता है सो आपको नहीं लौटा सकता। और इसी प्रकार से जो आपका पिन कोड है सो आपका ये बीज वाक्यांश है, और इसको आपके बदले में कोई और संभाल के नहीं रखेगा। चाहे ये कितना ही सरल कुछ शब्द लगे आपको, लेकिन आपके लिए कोई नहीं करेगा। इसलिए ध्यान पूर्वक जो भी वीडियो के निर्देश हैं उसे बहुत सतर्कता पूर्वक आप देखें। और मुझे लगता है ये पहले से ही अंग्रेजी, इटालियन, स्पेनिश और बाकी जो भाषाएं अन्य हैं उसके अंदर भी इसका अनुवाद हो चुका है। और इसके साथ साथ आपको जांच के सभी निर्देश भी प्राप्त होंगे, सभी स्क्रीनशॉट्स के साथ। आपको स्क्रीनशॉट मिलेगा बैक ऑफिस का और क्रिप्टो वॉलेट का। और यहाँ पर केवल एक चीज है, वो ये कि जो हमारा टेस्ट बैक ऑफिस है उसके अंदर बाकी भाषाएं शामिल नहीं है। तो जब हम वो मैन्युअल का निर्माण कर रहे थे तब मैं बाकी भाषाओं में ना उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई आपको दिखाने के लिए। अंग्रेजी, इटालियन, स्पेनिश वो नहीं दिखा पाई, जहां पर आपको याद रखना हो कि कैसे आपको जो बीज वाक्यांश है याद रखना है। पर मुझे लगता है कि जो 12 बीज वाक्यांश होंगे आपको जो प्राप्त होगा वो शायद अंग्रेजी में होगा, और वहां पे कुछ आपके लिए ऐसे शब्द होंगे जो कि आपके सामान्य भाषा में कुछ अलग हों, लेकिन 12 शब्द, कुछ ये जो 12 वाक्यांश है ये ऐसे दिखेंगे। और जब आप इन्हें कॉपी करेंगे और इसको एक कागज के टुकड़े पे लिखेंगे या वर्ड फाइल में डालेंगे, तब आपको स्पेस बार डालना होगा शब्दों के बीच में। और सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप अपना फोन से पिक्चर ले लीजिएगा, देखिएगा किस प्रकार के वो शब्द हैं, और फिर उसको रो में डालिएगा, और फिर उन सभी शब्दों के बीच में एक एक आप स्पेस बार डाल दीजिएगा, और बस आपका बीज वाक्यांश तैयार है। तो अब आपको क्या करना है? इस फाइल के साथ आप इसको प्रिंट करेंगे और इसकी कई सारी कॉपियां होंगी, प्रतिलिपियां होंगी।
आप इन्हें अपने घर पे रख सकते हैं, आप इन्हें सिक्योरिटी वॉल्ट, जो आपका लॉकअप है जो आपका बैंक के अंदर, उसके अंदर आप रख सकते हैं। और खास करके वो लोग जिनके पास मिलियन और मिलियन के क्रिप्टो यूनिट हैं, और मैं जानती हूँ कि लोग किस तरह से बिटकॉइन को रखते हैं। लोगों के पास बहुत सारे बिटकॉइन होते हैं और वो कंप्यूटर पे खरीदते हैं। जरूरी नहीं कि कोई कोई नया खरीदे वो मैकबुक। तो मेरा ख्याल है 1,000 यूरो का मैकबुक है, और अगर किसी व्यक्ति के पास मिलियन सीआरयू अंक हैं तो आप 1,000 सीआरयू, आप 1,000 यूरो का मैकबुक खरीद सकते हैं। और आप एक ऐसा गूगल अकाउंट बना सकते हैं जो कि किसी और सेवाओं के साथ ना जुड़ा हो, जिनके साथ भी आपकी बाकी एप्लीकेशंस जुड़ी हो। तो मतलब ऐसा गूगल अकाउंट बनाए जिसको किसी भी सेवा या उत्पाद के साथ आपने ना कभी जोड़ा हो, और वो जो कंप्यूटर है केवल उसको अपनाए आप क्रिप्टो वॉलेट तक पहुंच बनाने के लिए। यानी कि एकदम नया आपका एप्पल स्टोर से मैकबुक होनी चाहिए वो, और ये आपकी सहायता करेगा या आपके लिए काम करेगा एक कोल्ड वॉलेट की तरह। आप उस नोटबुक का उपयोग केवल तब करेंगे जब आपको अपने टोकन के साथ निपटना होगा, उन्हें बेचना होगा, उन्हें बचाना होगा, या आप वो जो आपका लैपटॉप है उसको आप किसी और चीज के लिए बिल्कुल इस्तेमाल ना करिएगा। और अगर आप किसी अवकाश पे जाते हैं, छुट्टी मनाने जाते हैं, तो आपका जो डिपॉजिट बॉक्स है शायद 20 या 30 डॉलर प्रति माह के हिसाब से आप उसे रेंट पे ले सकते हैं। और अगर आप जानते हैं कि आप छुट्टी पे जा रहे हैं और आप जानते हैं कि आपको छुट्टी में अपना क्रिप्टो वॉलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसी स्थिति में आप सिक्योरिटी बॉक्स के अंदर अपने उस लैपटॉप को बैंक के अंदर सेफ छोड़ सकते हैं। और मैं क्यों इतना गंभीरता से आपको ये बता रही हूं, क्योंकि मुझे ये पता है कि बहुत सारे ऐसे भागीदार हैं जो समझ ही नहीं पाते कि उन्हें क्या मिलने वाला है। और अगर आज हमें स्पष्ट रूप से ये समझ में आ जाए कि जो न्यूनतम संख्या है या जो न्यूनतम मूल्य है सीआरयू का एक्सचेंज पे जाते हुए वो 20 सेंट है, और धीमे धीमे वो भविष्य में 40 सेंट का होगा और फिर $1 तक पहुंच जाएगा। आप आज के अपने पोर्टफोलियो पे जरा एक बारी दृष्टि घुमाइए और कल्पना करिए कि वो जो संख्याएं स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक जो सीआरयू अंक है वो डॉलर समान है, और हो सकता है 1 साल के बाद $10 हो या उससे ज्यादा हो। और अगर आपको जरूरत नहीं महसूस होती है, या जो भी संख्याएं आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं अगर उससे आपको उत्साह महसूस नहीं होता, तो आप अपना ये कल्पना करिए कि आपके पास एक सूटकेस पड़ा है या एक ब्रीफकेस है जिसके अंदर लाखों लाखों डॉलर पड़े हैं। तो आप क्या करेंगे उस सूटकेस का? उसको क्या ऐसे ही कहीं पे भी छोड़ देंगे क्या? उसको क्या आपने अपनी चटाई के नीचे डाल देंगे? उसे नहीं ना, आप उसे बैंक में डालेंगे, है ना? आप उसे बेहद संभाल के रखेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको अपने बीज वाक्यांश के साथ भी करना है, और इसी प्रकार की भावनाएं आपको वहां भी रखनी है। और क्रिप्टो वॉलेट के बारे में आप बिल्कुल ऐसा ही महसूस करें, अपने सभी भागीदारों को इसी प्रकार से उसे संभालने को समझाएं। क्यों? क्योंकि ये जो क्रिप्टो वॉलेट है, इसे कई आने वाले सालों में आप इसका उपयोग करेंगे, क्योंकि धीमे धीमे जो अनफ्रीजिंग है उसमें 3 साल लगेंगे। और 3 सालों में आप क्या करेंगे? प्रति माह आप उस वॉलेट पे जाएंगे, आप क्लिक करेंगे बटन पे रिफ्रेश फ्रोजन, और अगर आप उस पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपका जो अनफ्रोजन वर्ल्ड सीआरयू है सो आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये जो बटन है कि रिफ्रेश फ्रोजन जिस पे लिखा है, ये आपको सिस्टम को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास भेजेगा और आपको पता चल जाएगा कि क्या समय है, कब ये अनफ्रोज होगा। और पहले हम क्या करते थे? इंतजार करते थे एक कुर्सी पे बैठ के कि कब प्रोग्रामर जो है वो हमारे सीआरयू को अनफ्रीज करेगा। लेकिन अब ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम रिफ्रेश अनफ्रोजन पे हम क्लिक करें और हमें हमारे अनफ्रोजन सीआरयू अंक प्राप्त हो। और तब आपका जो क्रिप्टो वॉलेट है उसे आप 1 महीना के लिए छोड़ सकते हैं, फिर दोबारा वापस आ सकते हैं। आप
इस प्रकार से उसका उपयोग करके उसे बेच सकते हैं, या जो आपका मन में आए सो आप कर सकते हैं। और इसका उपयोग हम आने वाले कई कई सालों तक करेंगे। इसलिए आप इस जानकारी को गंभीर रूप से लें, क्योंकि अगर भविष्य में, शायद एक बार में नहीं, पर मेरे को लगता है कि जैसे ही हम शुरुआत करेंगे उसके 1 महीना के अंदर, जब हम देखेंगे कि जो ब्लॉकचेन है उसकी क्या गति रह रही है हमारे खाते में, हम देखेंगे कि कितने सक्रिय खाते हमारे पास हैं, और फिर हम ट्रेजर कंपनी में जाएंगे या हमारा जो लेजर कंपनी है वहां पे जाएंगे, और वो जितनी भी कंपनियां हैं वो कोल्ड वॉलेट को प्रोड्यूस करती हैं और उनके पास पहले से ही ईओस टोकन है। और ये वो टोकन है या कोड है जिसपे हमारा ब्लॉकचेन का निर्माण हुआ है, और आप लागूकरण कर सकते हैं सरलता से। उसके तहत, उनके कोल्ड वॉलेट के तहत आप वर्ल्ड सीआरयू को और सीआरयू को सभी को आप देख सकते हैं, उस पे वो आधारित हैं, और हम उन्हें दिखाएंगे कि ये हमारा ब्लॉकचेन है, हम उन्हें दिखाएंगे कितने हमारे पास खाते हैं। हमारे पास 1 लाख खाते हैं अभी। और इस तरह से जो ट्रेजर है या जो लेजर है उनके पास 800 ऑर्डर वो तैयार करेंगे हमारे क्रिप्टो वॉलेट के लिए, कोल्ड क्रिप्टो वॉलेट के लिए, या जो हमारा मैनुअल लेजर है उसके लिए। और बिल्कुल ये जो ट्रेजर है, ये आप मान के चलिए ये कोल्ड वॉलेट है। बिल्कुल बिल्कुल ये कोल्ड वॉलेट है। और ये ऐसा नहीं है कि आपने इसे कंप्यूटर के साथ जोड़ दिया है हर वक्त के लिए। तो हर चीज जो कि कंप्यूटर से अनप्लग्ड होता है, यानी उसके साथ जुड़ा नहीं होता, उसे हम कोल्ड वॉलेट कहते हैं। तो मैं क्या बता रही थी आपको? मैं ये बता रही थी कि हम दस्तावेजों को समर्पित करेंगे, और इसके बाद जो हमारे टोकन है उन्हें शामिल किया जाएगा उन सभी कोल्ड वॉलेट में। लेकिन ग्रीष्म काल यानी गर्मियों से पहले नहीं होगा ये, क्योंकि उन्हें देखिए सारे चीजों का जांच करना होगा। जब हम ऑर्डर डालेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे, और तब तक वो सभी जो कार्य क्षमता है उसकी जांच करेंगे। तो जब आप बटन पे क्लिक करेंगे और आपको आपका बीज वाक्यांश प्राप्त हो जाएगा और आपने इसका पुनर्निर्माण कर लिया होगा, तब आप अपने क्रिप्टो वॉलेट पे जाएंगे, अपने खाते का नाम डालेंगे, और जो 12 जो शब्द हैं उसको आप डालेंगे। और फिर इसके बाद जो आपकी कुंजी है, गुप्त कुंजी है, उसका उपयोग करेंगे और उसको आप डालेंगे और फिर साइन इन करेंगे। आइए यहाँ से आगे चलते हैं। और यहाँ पे आपने अपने पिन कोड का निर्माण कर लिया। पिन कोड क्या है? पिन कोड वो है जो मतलब आप कहीं और से नहीं ले सकते, और कोई किसी को इसके बारे में नहीं पता है, और ये एक और स्तर देता है सुरक्षा का आपके क्रिप्टो वॉलेट को। यानी कि अगर आप प्रवेश कर जाते हैं अपने क्रिप्टो वॉलेट पे, आपने अपना एड्रेस डाला, सीड फ्रेज डाला और पिन कोड आपने डाला, लेकिन अगर आप लॉग आउट करना भूल गए और आपका वॉलेट खुला रह गया ब्राउजर पे, आपने कंप्यूटर पे काम किया और फिर आप विचलित हो गए, कोई और आ गया और फिर किसी और को आपके कंप्यूटर तक पहुंच मिल गई और आपके टोकन को अगर कोई विड्रॉ करना चाहता है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति में सामने वाले को आपका पिन कोड नहीं पता, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। यानी कि सुरक्षा का दूसरा स्तर आपको पिन कोड देता है। ये केवल संख्याओं का, अक्षरों, नंबर का होगा, संख्याओं का होगा। और ये ऐसा नहीं होगा जैसे 6 0 डाल दिए या 6 बारी 1 लिख दिया या आपने अपनी जन्म तिथि लिख दी। नहीं, ऐसा नहीं होगा ये। क्योंकि देखिए ज्यादातर क्या देखा जाता है कि लोग क्या करते हैं, वो अपना जो उनका क्रिप्टो करेंसी जब चोरी हो जाती है, ये तब होता है जब जो आपके निजी संबंधी लोग हैं वो चोरी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई बेटा है, अगर उसको पसंद ना आ रही हो ये बात कि माता जी के पास इतने बिटकॉइन पता है, पड़े हैं उनके पास, लेकिन वो मेरी गाड़ी खरीदने के लिए तो पैसा नहीं दे रही, तो बच्चा क्या करेगा? वो फटाफट से अपने माता जी के कंप्यूटर में जाएगा और वो कोशिश करेगा कि क्रिप्टो एसेट को अपने वॉलेट में डाल दे जब उसकी माता जी नजदीक ना हो।
और फिर एकदम से क्या देखेंगे वो कि पिन कोड की जरूरत है, सामने वाला जो क्रिप्टो वॉलेट है वो पिन कोड मांग रहा है। और अगर ऐसी स्थिति में आपकी माता जी ने अपने बच्चे का ही जन्म दिवस पिन कोड में डाला होगा, तो बच्चा कितनी सरलता से उसे खोल के तसल्ली से सारे पैसे निकाल लेगा। तो इसी प्रकार से आपको इस प्रकार की संख्या डालनी है पिन कोड में, जो किसी को पता ना हो, आपके पीठ पीछे कोई ना चुरा पाए। तो ये जो पिन कोड है ये 6 संख्याओं का पिन कोड है। इसमें कोई भी अक्षर नहीं है, इसमें कोई भी सिंबल नहीं है, और आपको अपना CRU बैलेंस देखने का मौका मिलता है यहाँ, यानी आपका UNT भी देखने को मिलेगा और न्यूनतम शेष राशि देखने को मिलेगी। और बाईं ओर ऊपर की ओर आपको भाषा विकल्प मिलेगा, जहां आप अपनी 12 भाषाओं में से एक भाषा जो आपको पसंद होगी सो आप चुन सकते हैं। केवल यहाँ पे एक बात ये है कि ये जो भाषा अनुवाद है ये स्वचालित रूप से किया गया है, और जैसे कि हिंदी भाषा है या वियतनामीज भाषा है या बाकी अन्य भाषाएं हैं, वहां पे ऐसा लग सकता है आपको कि ये कैसा अनुवाद है, ये तो अटपटा पढ़ने में लग रहा है। तो आप ऐसी स्थिति में वापस आ सकते हैं, अंग्रेजी भाषा को चुन सकते हैं जो कि आपकी मुख्य भाषा है क्रिप्टो वॉलेट में, आप उसको चुन सकते हैं और फिर आप दोबारा पढ़ के समझ सकते हैं कि अच्छा इस बटन का ये मतलब है, अब मुझे समझ में आया। तो यहाँ पे सेंड टोकन है और रिसीव यानी वापस प्राप्त करे टोकन, तो इस प्रकार के बटन है यहाँ। और 6 संख्याएं हैं, ये आपकी संख्याएं हैं, और 8 टोकन है UNTB के। इसका ये है 16 किलोबाइट का, और ये पर्याप्त है 1 साल के लिए आपके जीवन के। अगर आप क्रिप्टो वॉलेट को प्रतिदिन इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको किसी भी जो सीड है उसको बेचने की जरूरत नहीं है। और यहाँ जब आप देखेंगे कि जहाँ पे स्क्वायर में एक डब्बे के अंदर QR कोड लिखा गया है ऊपर की ओर, और जहां आप पढ़ पा रहे होंगे 3H3VPD, ये एक पता है जहां पे एरो का साइन है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि देखिए संख्याएं भी हैं, अक्षर भी लिखे हैं, ये 12 भाषाएं 12 अक्षर लिखे हैं यहाँ पे। और ईओस जो कोड है, उस ईओस की जो ब्लॉकचेन है उसके अंदर 12 वाक्यांश से कम वाक्यांश इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो एक्सचेंज वॉलेट है उसे कहा जाता है एक्सचेंज वॉल। और ये क्या है, ये छोटा फॉर्म है या शॉर्ट फॉर्म है एक्सचेंज वॉलेट का। इसलिए आप बिल्कुल भी ताज्जुब ना करें कि ये कैसे लिखा है। देखिए ये बड़ा सरल हो सकता है, जैसे लोगों का नाम होता है बिल्कुल वैसे ही। और यहाँ पे जो एक्सचेंज वॉल है ये पता है दर्शाएगा आपको वॉलेट का। और ब्लॉकचेन पे हमारे पास खाते होंगे, वहां पे हमारे पास वो रिजर्व होंगे जहां पर आपके सभी CRU अंक को आप विड्रॉ कर सकते हैं, और उसको मतलब सभी लोगों के जो बैलेंस है वहां पे डाला जाएगा। तो ये एक और टाइटल है रिजर्व के नाम से। और मेरे को लगता है कि भविष्य में लगभग उद्घाटन के 1 महीना बाद आप एक नया वॉलेट का निर्माण कर पाएंगे, वो वाला नहीं जो कंपनी ने आपको दिया है, बल्कि उससे मेल खाता हुआ एक नया खाता जिसमें 0 बैलेंस होगा, और एक छोटा सा उसको निकनेम दे सकते हैं आप। अगर वो उपलब्ध हुआ आप नेटेली बोल सकते हैं, आप एंसली बोल सकते हैं, विजय, रीटा, आप मुस्तफा, कुछ भी डाल सकते हैं नाम। और इस प्रकार से आप एक वॉलेट का निर्माण कर सकते हैं एक बहुत ही आकर्षित नाम के साथ। और इसकी आपको क्यों जरूरत है? क्योंकि ऐसे लोग हैं जो स्वयं का प्रचार करना चाहते हैं और वो अपने ही नाम पे अपने खाते का भी नाम रख देते हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन पे सभी लोग सब कुछ देख सकते हैं, और जब भी कोई प्रवेश करेगा और वो देखेगा क्या बात है, ये जो व्यक्ति है ये इतना समृद्ध है और इसका ये नाम है, इसके खाते का भी ये नाम है और ये इतना अमीर है,
तो इसके लिए तीन कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपका जो ये कॉर्पोरेट वॉलेट हो सकता है, और एक्सचेंज के अंदर ये महत्वपूर्ण है कि जो एक्सचेंज है वो सार्वजनिक हो यानी पब्लिक हो और अपना टर्नओवर दिखाए। तो कोई भी व्यक्ति आ सकता है और टर्नओवर देख सकता है एक्सचेंज का। और जो हमारा ब्लॉकचेन है उसमें पार्टनरशिप प्रोजेक्ट शामिल होंगे, अगर वो कानूनी एंटिटी है, लीगल एंटिटी है, और इसके तहत वो खाते का निर्माण कर सकता है इस कानूनी एंटिटी के आधार पर। यानी कि अगर ये निर्भर करता है कि किस प्रकार का आपका कार्य है, उसके हिसाब से आप निर्माण कर सकते हैं अपने वॉलेट का, वो भी अपने अनूठे नाम के साथ, एक अद्वितीय नाम के साथ। और मैं तो ये सुझाव दूंगी बहुत सारे हमारे भागीदारों को या मिलियनेयर्स को, अरबोपतियों को, कि आप एक गुमनाम से वॉलेट का निर्माण करें, अपने आखिरी नाम के साथ नहीं, या एक बड़ा न्यूट्रल नाम डालें, जैसे बादल, एक फूल, एक कैटरपिलर, कुछ भी नाम दे सकते हैं, न्यूट्रल सा एकदम। और वहाँ जो मुख्य बैलेंस है आपका वो आप वहाँ रख सकते हैं। और अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं किसी को, मान लीजिए, तो सबसे पहले आप इसे इंटीरियम वॉलेट पे भेजें, जहां पे आपके पास छोटा सा राशि होगी, और फिर वहां पर आप ट्रांजैक्शन करें, लेन देन करें उस खाते से। यानी कि अपना मुख्य जो भी पैसा है वो गुमनाम वाले वॉलेट में रखें, और जब भी आपको किसी को ट्रांसफर करना हो तो थोड़ी थोड़ी राशि आप मुख्य वो जो वॉलेट है जिस पे आपका नाम होगा वहां से आप किसी को भेजें। तो मुझे याद है कि जब मैंने बिटकॉइन में क्योंकि लोगों को देखा है, और मेरे को बड़ी ना उनकी दुखद कहानियां याद आती हैं, जिन लोगों को भी मैं जानती हूँ। क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति इतना अनुभवी नहीं होता खनन में, माइनिंग में, और मान लीजिए उस व्यक्ति के पास बहुत सारे बिटकॉइन हो, उसने संभाल के अपने फोन में रखे हो, और वो ये सोच रहा हो कि चलो मैं अब कोई ट्रांजैक्शन या लेन देन करता हूँ, और अगर वो 5 मिलियन रशियन रूबल को बेच रहा है, तो उस समय 100,000, मेरा ख्याल है 1 लाख यूरोस का होगा वो उस समय, यूएस डॉलर का ट्रांजैक्शन होगा। और उस व्यक्ति ने इसे मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट पे बैठ के किया, और वो व्यक्ति वहीं पे था, और अचानक से जानते हैं क्या हुआ उसके साथ? उस पे हमला हुआ, और हमला करके उसका स्मार्टफोन किसी ने छीन लिया, और बचे हुए जो बिटकॉइन है उसके पास थे वहां। और क्योंकि जो भी बायर्स थे उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति जो है ये ट्रांजैक्शन कहाँ पे भेज रहा है, कहाँ से इसको मिल रहा है, और जो रिमेनिंग पार्ट है यानी जो बैलेंस में पड़ा हुआ जो बिटकॉइन है उस व्यक्ति के पास दिख रहा था। तो 3H3V ये जो आप फिलहाल वॉलेट एड्रेस देख पा रहे हैं, इसके तहत आप 1,000 धन को डाल सकते हैं। और अगर व्यक्ति जो है, मान लीजिए अगर वो शिक्षित है, तो वो देख पाएगा कि इस एड्रेस पे कहाँ से CRU आए, और वो देखेगा कि 68,750 बैलेंस बचा है, रिमेनिंग जो भी अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसी प्रकार से। और यहाँ पर अगर आप 1,000 इस खाते में से बाहर भेज देते हैं, तो आपके पास इस खाते की अगर अभी पहुंच है, तो यहाँ पर आपको किडनैप भी किया जा सकता है किसी के भी द्वारा, और फिर कोई आपको मजबूर कर सकता है कि ये जो बचा हुआ टोकन आपके हाथ में इस समय स्क्रीन पे दिख रहे हैं, उसे आप हमें भेज दें धोखाधड़ी से। और अगर आपके पास 1,000 CRU है, केवल मान लीजिए यहाँ पे केवल अगर इतनी बड़ी राशि की जगह मान लीजिए अगर यहाँ पे केवल 1,000 CRU लिखे होते, तो देखिए ये तो राशि बड़ी कम है, कोई चोरी करके करेगा भी क्या। इसलिए जो बहुत बड़ी राशि है उसको अपने खातों में बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि अगर आप एक टोकन को भेजेंगे ना, चाहे एक टोकन को भी भेजें, तो भी जो रिसिपिएंट है उसको ये दिखाई देगा कि ये कहाँ से आया है और वहां कितना है। तो जब वो ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे जाएगा तो उससे रिमेनिंग बैलेंस भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप बहुत सतर्क रहें, ध्यान पूर्वक काम करें। और यहाँ पर स्क्रीन में जो ऊपर का मेन्यू है वहां पे एक बटन है सेंड, और फिर आप देखिए यहाँ पे एक सूची है, आप उसे चुन सकते हैं उसके माध्यम से, और फिर आप एड्रेस लिख सकते हैं वॉलेट का। अगर आप
प्राप्त करना चाहते हैं किसी से कुछ भी, तो आप अपने वॉलेट एड्रेस को कॉपी करें और इस एड्रेस को अपने किसी दोस्त के साथ साझा कर सकते हैं। और अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं सामने वाले से कुछ, तो उससे अनुरोध करें कि आप अपने वॉलेट का एड्रेस हमें दें। तो मैं आपको ये विनती करूंगी कि आप अपने किसी भी भागीदार को ये ना कहें कि भाई मेरे को कॉपी पेस्ट करके व्हाट्सएप पे डालकर भेज दो। आप इसके साथ ये भी बोलें कि भाई मेरे को ये जो ऊपर का टॉप मेन्यू बार है ना, इसकी फोटो खींच के आप मुझे भेजें, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता आपसे कॉपी पेस्ट करते हुए अगर एक भी अक्षर आपके हाथ से छूट जाता है, तो ये एड्रेस बेकार हो जाएगा, 11 अक्षरों का रह जाएगा। हाँ, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो टेक्स्ट मैसेज है और जो चित्र यानी स्क्रीनशॉट है, उससे आप दोहरी जांच करें, डबल चेक करें और सुनिश्चित करें कि हाँ अब ठीक है, ये जो वॉलेट एड्रेस है ये पूरा है और इसका मैं उपयोग कर सकता हूँ। इसी प्रकार से अगली आप फील्ड देखें जिस पे लिखा है मेमो। मेमो का मतलब रिमाइंडर, यानी कि जब आप पीयर टू पीयर भेजते हैं, आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं, मरिया की तरफ से, एलेक्स की तरफ से, माता जी की तरफ से, कुछ भी जो भी आप लिखना चाहें। तो जब भी आप इन टोकन को एक्सचेंज पे भेजेंगे, तो जो एक्सचेंज है वो आपको अपना मेमो दिखाएगा, जैसे कि 0x32 डिजिट तक या अक्षरों तक। और वहां से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और वहां पे आपको वॉलेट एड्रेस का, एक्सचेंज वॉल का एड्रेस मिलेगा। और हर किसी के लिए देखिए जो मेमो है सो अलग होगा। तो एक्सचेंज जो है सो प्राप्त करता है अपने किसी कॉमन वॉलेट पे सब कुछ। तो आप मेमो का उपयोग करके पता लगा सकते हैं कि किसके बैलेंस के लिए ये जो एक्सचेंज अकाउंट है इसको कहाँ पे जाना चाहिए। तो इसलिए आप बड़े सतर्कता से कॉपी पेस्ट करें वॉलेट को और वॉलेट एड्रेस को और मेमो को जिसको आप एक्सचेंज से प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही साथ जो ऊपर का मेन्यू है वहां पे एक टैब आप देख पाएंगे स्टेकिंग के नाम से, उसको आप चुन के स्टेकिंग प्लान को चुन सकते हैं, जैसे सीआरयू को सीआरयू के लिए। और यहाँ पे केवल जो अनफ्रोजन सीआरयू है केवल वही मान्य है, और सीआरयू को यूएनटीबी के लिए इसमें भी केवल अनफ्रोजन सीआरयू ही मान्य है। और वर्ल्ड सीआरयू को यूएनटीबी के लिए जो आप देख पा रहे हैं ये फ्रोजन हो सकते हैं और इसको आप स्टेक कर सकते हैं यूएनटीबी के लिए। और यूएनटीबी को वर्ल्ड सीआरयू के लिए जो कन्वर्जन है, यहाँ पे मैं आपको सतर्क करना चाहती हूँ कि जो मेरा डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है आप वहां पे निर्देशों में पढ़ेंगे कि ये केवल मार्च में ही उपलब्ध होगा। तो हमारा ये जो सिंक्रोनाइजेशन है हम इसको पूरा करेंगे सीआरयू बैक ऑफिस के साथ, और यही जो बटन है इसको एक सप्ताह के बाद हम दोबारा देखेंगे यूजी पे बैक ऑफिस में, क्योंकि सभी भागीदार पूछते हैं कि मुझे मेरे वर्ल्ड सीआरयू कैसे मिलेंगे, मैं कैसे उन्हें तब्दील कर पाऊंगा अपने बैक ऑफिस में। इसी प्रकार से यूजी पे बैक ऑफिस में एक बटन होगा जहां आप जनरेट कर पाएंगे सीड फ्रेज को ब्लॉकचेन बैक ऑफिस पर, और इसी प्रकार से ये जो है इसको ट्रांसफर किया जाएगा। और वो सभी लोग जिन्होंने भी खरीद किया होगा यूजी पे बैक ऑफिस में, और जो कन्वर्जन है सीआरयू को वर्ल्ड सीआरयू में, तो ये भी उपलब्ध होगा एक सप्ताह के बाद हम जब भी उद्घाटन करेंगे ब्लॉकचेन को, और आप ये देख पाएंगे सीआरयू बैक ऑफिस में। और जहां तक हम स्टेकिंग, रैम, नेट और सीपीयू के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे कई ऐसे भागीदार हैं, जरूरी नहीं जो कि रूस से हो, वो पूछ सकते हैं कि ये जो शब्द है नेट, इसका क्या मतलब है, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता है कि क्यों हमें यूएनटीपी को स्टेक करना है नेट प्राप्त करने के लिए, क्योंकि रूसी भाषा में नो लिखा जाता है। तो नेट जो है वो एक छोटा वर्जन है इंटरनेट को लेके, और इसका मतलब है कि क्या गति रह रही है नेटवर्क की, और जो सीपीयू है ये क्षमता है उत्पादन की कंप्यूटर की, यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी है कंप्यूटर की। तो आपको शुरुआत में यूएनटीपी को नेट या सीपीयू के लिए करने के लिए जरूरत नहीं है,
शुरुआती समय में। क्यों? क्योंकि जो ब्लॉकचेन है वो फिलहाल देखिए ओवरलोडेड नहीं है, जैसे इथेरियम का ब्लॉकचेन ओवरलोडेड है ना। तो ये जो है ये भविष्य की बात है, जहां आपको ऐसा लगे कि जो हमारा लेन देन हो रहा है वो बड़ी उसकी गति धीमी चल रही है, ऐसी स्थिति में आप यूएनटीबी को स्टेक कर सकते हैं, ताकि आपकी जो गति है लेन देन की सो बढ़ जाए। तो ठीक है, हमारी वो स्लाइड पूरी हो गई। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि CRU को WCRU में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। ये अस्थायी रूप से, टेम्परेरी रूप से ये सक्रिय नहीं है। आप इसको देख सकते हैं लेकिन ये सक्रिय नहीं है। और जैसे ही यूजी पे बैक ऑफिस के अंदर ये बटन आ जाएगा जनरेट सीड फ्रेज, और हमारे जो पार्टनर्स हैं जो USDU टोकन्स को खरीदेंगे तो ये सक्रिय हो जाएगा। तो ये CRU को WCRU में किस रेट के ऊपर आपका परिवर्तन होगा ये दिखेगा। इसके अंदर कमीशन जो है वो आपको लगेगी। और एक हफ्ते के बाद जब हम लोग ब्लॉकचेन जब हम शुरू करेंगे तो उसके बाद आप दूसरों से खरीद सकते हैं या क्वांटम से ले सकते हैं। तो हमारे जो टेक्स्ट निर्देश हैं उसके अंदर आपको इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार से आप वीजा और मास्टर कार्ड के जरिए भी आप खरीद सकते हैं क्रिप्टो वॉलेट के अंदर। मुझे ये लगता है कि आपको बहुत बड़ा आपको 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 धनराशि नहीं चाहिए, तो $1 या $10। तो यहाँ पर आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से आपके जो ये टोकन्स हैं वो अनलॉक्ड होंगे। और आप हर एक जो ये बार बनी हुई है इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि हर महीने कितने टोकन जो है वो अनलॉक होने वाले हैं। आप 365 दिन का जो अंतराल है आप उसको चुन सकते हैं। आप उसको 365 दिन में आप उसको दबा सकते हैं और आप अवधि देख सकते हैं कि कितने CRU जो हैं वो WCRU में परिवर्तित होंगे। और आपका जो वॉलेट है वो उसी चीज का, उसी कमीशन को जो है वो हिसाब लगा के आपको बता देगा, उसको कैलकुलेट करके आपको बता देगा। तो यहाँ पर इस स्लाइड के ऊपर आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दिख रहा है कि आप अनलॉकिंग किस प्रकार कर सकते हैं। आप अपने माउस पॉइंटर को आप देख सकते हैं और वहां पर रख सकते हैं जहां पर आपको देखना है कि ये कितनी चीजें जो हैं आपको कितने अवधि के लिए, कितना आपको कितने अंतराल के बाद कौन सी जो कितने WCRU हैं जो अनलॉक हो रहे हैं। ये जो स्लाइड्स हैं मेरे पिछले सत्रों में से हैं जिसमें बताया जा रहा है कि अवधि जो है वो किस प्रकार से होगी। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कितने प्रतिशत के ऊपर जो है आपको दिखाई देगा कि कितने प्रतिशत के ऊपर आपको जो है वो इंटरेस्ट मिल रहा है और कितना डिफ्रॉस्ट हो रहा है। और आपको बता रहा है कि आप इस समय कौन से आप चरण में हैं, 2% के चरण में हैं या 3% के चरण में हैं। तो ये जो स्लाइड है ये आपको बताता है, एक अनुमान के हिसाब से आपको दर्शित करता है कि आप कार्ड डिटेल्स डालते हैं और कार्ड डिटेल्स डालने के बाद आपको बैलेंस के अंदर USDU जो है वो टॉप अप हो जाते हैं। इसका इस्तेमाल जो है हम लोग बैक ऑफिस के वॉलेट नहीं लेकिन जो बाहरी वॉलेट है वहां से हम लोग इसको जो टॉप अप करना है ये वो विकल्प है। तो जो व्यक्ति है वो क्रिप्टो एक्सचेंज पे जाता है, वॉलेट बनाता है और वहां पर उसको पता चलता है कि कितनी फीस है जो उसको देनी पड़ेगी एक वॉलेट खोलने के लिए। उसको कम से कम UNTB जो है जो रैम और नेट के लिए देना होगा। तो जब हम लोगों ने ये प्रक्रिया शुरू की थी बैक ऑफिस की सिंक्रोनाइजेशन के लिए, तो एक अकाउंट के लिए हम लोगों को 10 UNTB टोकन देना पड़ेगा और वो पर्याप्त था 16 किलोबाइट के लिए। और उसके बाद जब हम लोगों ने 5 लाख अकाउंट्स का हस्तांतरण कर लिया था तो जो रैम का मूल्य था वो
बढ़ गया था, वो 432 यूएनटीबी तक पहुंच गया था। तो अगर 1 सेंट के हिसाब से भी मैं अगर बात करूं तो एक वॉलेट जो है वो $4 से ज्यादा का चार्ज उसके ऊपर लगता है। तो जब आपका आज की तारीख में जो हमारा नेट है और जो हमारा जो ब्लॉकचेन है वो काफी लोडेड है, उसके ऊपर बहुत दबाव है, उसके ऊपर 13 मिलियन ट्रांजैक्शन का दबाव है। तो जब ये नहीं रहेगा तो हो सकता है कि वो $4 से घटाकर वो $2 तक आ जाए। तो जितने लोग हमारे एक्सचेंज का इस्तेमाल करेंगे उतना यूएनटीबी का मूल्य बढ़ता जाएगा और उतना ही जो आपको एक अकाउंट खोलने के लिए फीस देनी पड़ती है वो बढ़ती जाएगी। तो आइए यहाँ देखते हैं कि आप सीआरयू टोकन के साथ क्या कर सकते हैं क्रिप्टो वॉलेट के अंदर। आपको पता ही है कि जो मुख्य लेन देन है वो क्रिप्टो वॉलेट के अंदर होता है। वो आप स्टेकिंग कर सकते हैं, क्रू के लिए यूएनटीबी के लिए स्टेकिंग कर सकते हैं, आप WCRU के लिए स्टेकिंग कर सकते हैं, हम WCRU का संग्रहण कर सकते हैं अपने वॉलेट के अंदर, P2P ट्रांसफर या हस्तांतरण कर सकते हैं, हम लोग हस्तांतरण कर सकते हैं टोकन्स एक्सचेंज के अंदर ताकि हम उसके अंदर ट्रेड कर सकें। और मैं एक बार फिर दोहराती हूँ कि जो जो ट्रेडर्स हैं उन लोगों को एक्सचेंज पर जाना चाहिए जिनको CRU खरीदना चाहते हैं कम मूल्य पर शुरुआती दौर में। तो अगर आप डरते हैं कि कोई भी आप लेन देन करना चाह रहे हैं उन लोगों के साथ जो लोग जिनको आप नहीं जानते, तो आप उस चीज से डर रहे हैं, तो आप एक्सचेंज पे जाएं और वहां पर पंजीकरण करें। लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखें कि जो भी आपके क्रू टोकन जो हैं वो अगर लेन देन के अंदर इस्तेमाल हो जाते हैं, जो भी आप बेच देते हैं तो उसके ऊपर कर लगेगा। तो ये जो हर एक जो लेन देन है वो आपके देश के कर विभाग को ये पता चलेगा, क्योंकि यदि आप पैसा जो है अपने बैंक अकाउंट के अंदर आप पैसे मंगवाते हैं तो वो बैंक आपको से पूछेगा कि ये आपको कहाँ से पैसा आया, और आप बताएंगे कि आपने ये पैसा जो है वो टोकन्स बेच के प्राप्त किया है। तो वो एक्सचेंज से पूछेंगे और एक्सचेंज उनको बहुत ही पारदर्शिता तरीके से बताएगा कि जी हाँ ऐसा हुआ था। तो ये देखिए जो हम लोगों को ये नहीं पता कि एक्सचेंज पर ट्रेडिंग या लेन देन कब शुरू होगा। मुझे लगता है कि ये हम लोग अगले हफ्ते शुरू कर सकते हैं, और वो तब जब पूरी की पूरी जो सिंक्रोनाइजेशन है वो कल या परसों तक खत्म हो जाएगी, और सोमवार तक हम लोग सभी शेष राशियों को हम लोग चेक कर लेंगे, और हरे बटन जिसके लिए आप सभी लोग इंतजार कर रहे हैं वो बैक ऑफिस में आप तक पहुंच जाएंगे। तो आप जो हैं आप पंजीकरण कर सकते हैं, पुष्टिकरण कर सकते हैं, और जब क्रिप्टो वॉलेट जब वो अवेलेबल हो जाएंगे तो आप पर्याप्त तरीके से हो जाएंगे तो आप वहां तक भी अपनी पहुंच बना सकते हैं। यही मैं आज आपको बताना चाहती हूं। मैं आप लोगों को जो बता रही हूं लोग नहीं सुन रहे हैं जो मैं बोल रही हूं। तो लोग कह रहे हैं कि एक्सचेंज कब खुलेगी, मैं कह रही हूं कल। तो वो कह रहे हैं कब, मैं फिर बता रही हूँ कब, और फिर लोग पूछ रहे हैं कि ये बटन कहाँ पर है। तो दोस्तों मैं आपसे कह रही हूँ कि आप ध्यान से सुने, आप कोई भी बटन दबाने से पहले पूरे निर्देशों को अच्छे से देख लें, उनको अच्छे से उनका अध्ययन कर लीजिए, वीडियोस को देख लीजिएगा, 10 बार देख लीजिएगा, और आप जो है फिर पछताएंगे नहीं। तो बस यहीं पर हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं, और इसी के साथ ये सत्र यहीं खत्म होता है, और मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।